कि राम के भक्तों ने ही राम को लूट लिया। जब उन्होंने कोविड 2 के ज़माने में नहीं करा तो आपको क्या लगता है उनके लिए कोई फ़र्क पड़ता है कि थर्ड वेव आ जाए या फोर्थ वेव आ जाए? उनको तो कुर्सी गिननी है। उन्होंने सोचा कि भाई पिछली बार उत्तर प्रदेश में 300 सीटें आई थी कि कुछ जुगाड़ है कि 400 सीटें आ जाएं। और बदकिस्मती ये देखिए, इतनी बदकिस्मती है कि गंगा जल जो हम मरते हुए आदमी के मुँह में डालते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, आपने बस लाशें उठा के उसमें फेंक दी। और इस तरह से फेंकी जैसे इंसान नहीं जानवर हो। को मतलब मैं क्या बताऊं, तो जानवर के साथ भी वो आदमी ऐसे हरकतें नहीं करता जो इन्होंने इंसानों के साथ करी। हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी रखें कि लोक दल या समाजवादी पार्टी उद्योगपति के खिलाफ है, नहीं। लेकिन हम उन उद्योगपति के खिलाफ हैं जो भारत को बेचने का काम करते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7। बागपत में इस समय हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ नवाब अहमद हमीद जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय सचिव हैं। आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका होमगार्ड 24/7 में। शुक्रिया भाई। सर, जिस दौरान देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर बागपत ज़िले के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की मारामारी थी, सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही थी, ऐसे में आपने ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए सराहनीय काम किए थे। उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें कोई ख़ास बात करने की तो है नहीं, क्योंकि ये तो मेरा एक इंसान की हैसियत से जिम्मेदारी थी कि मैं जो भी मदद कर सकता था मैंने करी। क्षेत्र में बहुत लोग थे जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अस्पतालों में पलंग की ज़रूरत थी, तो जहाँ जहाँ मेरी हैसियत थी, जहाँ मेरे कुछ ताल्लुकात थे, वहाँ से मैंने ऑक्सीजन की उनकी ज़रूरतें पूरी करवाई। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना था तो जहाँ पे बिस्तर अवेलेबल थे वहाँ पर उनको एडमिट करवाया। अब इस पर ज़्यादा लंबी चर्चा क्या करें, इंसान की हैसियत से जो भी मैं कुछ कर सकता था वो मैंने करा। सर, योगी के राज में देखा गया कि गंगा जी के अंदर लाशों के ढेर बहाए गए, क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही इसमें साफ झलकती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार इस पूरे मुद्दे में, पूरे कोविड का जो ये सेकंड वेव आया है, वो उसमें फेल रही है, बिल्कुल असफल है, हर तरीके से असफल है। अब आप खुद सोचिए, वो ऑक्सीजन जो हम लोग सोचते हैं कि हमें हर जगह मिल जानी चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए और एक्सेस में अवेलेबल होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कोविड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एक फेज़ से आप गुजर चुके हैं, तो आपने लेकिन दूसरे फेज़ की कोई तैयारी नहीं करी। और जैसे लोग कह रहे हैं कि तीसरा फेज़ आने वाला है, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में निश्चित था कि मरीज मरेंगे। और बदकिस्मती ये देखिए, इतनी बदकिस्मती है कि गंगा जल जो हम मरते हुए आदमी के मुंह में डालते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, आपने बस लाशें उठा के उसमें फेंक दी। और इस तरह से फेंकी जैसे इंसान नहीं जानवर हो। को मतलब मैं क्या बताऊं, तो जानवर के साथ भी वो आदमी ऐसे हरकतें नहीं करता जो इन्होंने इंसानों के साथ करी हैं। ये यहाँ से लेकर बिहार बॉर्डर तक लाशें ही लाशें मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं 2000 मिली हैं, कोई कहता है 3000 मिली है। मेरा तो ये मानना है कि अगर सही गिनतियाँ करी जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसी होंगी जो पानी के अंदर दबी होंगी अभी तक, जब पहाड़ों से पानी छूटेगा वो बाहर निकलेंगी, तब हमें पता चलेगा कि असली गिनतियाँ क्या हैं। लेकिन शर्मनाक है, ये इंसानियत के ऊपर एक धब्बा है। ऐसी सरकार में अगर वो कोई जिम्मेदार होता तो उसे अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। सर, तीसरी लहर आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार को अपने स्वास्थ्य सिस्टम को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा सरकार चाहे सेंटर में बैठी हो या स्टेट पे बैठी हो, उसने हमेशा सीटों की ही गिनती करी है। उसके लिए चाहे उन्हें लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े, ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। अब आप खुद देख लीजिए, ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं। आप कोविड 2 के टाइम पे देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कोविड फैला हुआ है, लेकिन बंगाल में आप सभाएं कर रहे हैं, लाखों आदमियों को वहाँ ले जा रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। उसके बाद कि कोविड नहीं फैलेगा वहाँ पर? जब सारे धार्मिक चीज़ों को आपने रोक लगाई थी, तो आपको कुंभ मेले पे भी लगानी चाहिए थी। कम आदमी को इजाज़त देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुंभ मेला रोकना चाहिए था, नहीं, धार्मिक आस्था की चीज़ें होता, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे 50 लाख आदमी जाता है या 30 लाख आदमी जाता है, आप प्रतिबंध लगाते कि नहीं, इस साल सिर्फ 1 लाख जाएगा और ऐसे ऐसे दिनों में इतने इतने आदमी जाएंगे। आप वो 2-3 महीने 4 महीने को बांट देते।
जब उन्होंने कोविड 2 के ज़माने में नहीं करा, तो आपको क्या लगता है उनके लिए कोई फ़र्क पड़ता है कि थर्ड वेव आ जाए या फोर्थ वेव आ जाए? उनको तो कुर्सी गिननी है। उन्होंने सोचा कि भाई पिछली बार उत्तर प्रदेश में 300 सीटें आई थी, कि कोई जुगाड़ है कि 400 सीटें आ जाएँ। उससे ज़्यादा ना वो खुद सुनते हैं ना वो कुछ जानते हैं। उनके लिए तो पूरा हिंदुस्तान एक नंबर गेम है, कितनी सीटें आ रही हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर के नाम पे जो घोटाला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि राम का नाम लेने वाले, राम की पूजा करने वाले भगवान राम के नाम पे ही घोटाला कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, पॉइंट तो ये है कि राम मंदिर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ा है, और इस सरकार ने हर तरीके से हिंदुस्तान के हर इंसान की आस्था ही तोड़ी है, किसी चीज़ को भी लेकर। चाहे उन्होंने कोई भी पॉलिसीज़ बनाई हो, वो कभी जनता को देखकर या जनता के फ़ायदे की तो बना के दी ही नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसमें जो ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट के जो मेंबर्स बनाए, वो सरकार के बनवाए। तो उनके लिए तो पैसा खाना है, वो चाहे कोई भी स्कैम करें। नोटबंदी एक स्कैम था, फर्टिलाइज़र एक स्कैम था, इस तरह से बहुत से स्कैम है, ये भी एक स्कैम निकल गया। आप खुद सोचिए, जिस ज़मीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ में अग्रीमेंट किया गया हो, उसको 7 मिनट में 18 करोड़ का हो गया। ऐसी इन्फ्लेशन तो भैया दुनिया के किसी कोने में नहीं होती कि 17 मिनट। क्या कहना चाहते हैं, पर मिनट 20 लाख 30 लाख से इन्फ्लेशन हो रहा था, ऐसा कहीं नहीं होता। करोड़ों में चली गई फिगर जो 2 करोड़ की थी, वो सीधे 2 करोड़ में क्यों नहीं दे दी गई ट्रस्ट को, उसे 18 करोड़ का क्यों कराया गया? तो क्योंकि यहाँ उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि राम के भक्तों ने ही राम को लूट लिया। सर, योगी सरकार के राज में योगी जी सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पिछले 7-8 महीने से जो किसान, जो अन्नदाता, जो सबको अन्न देते हैं, वो अपनी मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब से ये सरकार आई है, मेरा तो ये मानना और मेरे साथ लाखों करोड़ों का भी मानना होगा कि ये जुमले की सरकार है। वो चाहे ये कि सबका विकास, सबका साथ, कुछ भी जुमला बना दें, वो चौकीदारी वाला जुमला बना दें, ये जुमले पे ही काम करते हैं। मोदी ने आज तक सिर्फ जुमले ही मारे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने एक जुमला बना दिया कि सबको साथ लेके चलेंगे। साथ लेके चलने के लिए तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान की आबादी 70% आबादी जिस काम को करती है वो खेती, आपने इतने बड़े पॉपुलेशन को तो भूल गए। वो 6 महीने से सिंधु बॉर्डर में बैठा है, वो 6 महीने से गौरीपुर में बैठे हैं, किसी ने नहीं पूछा। आपने शुरू में ये कह दिया कि मैं ओपन हूँ, अगर मुझसे टिकैत जी को बात करनी है तो फ़ोन पे बात करना है। फ़ोन नंबर दिया था क्या उन्होंने बात करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात करना कोई अपने दोस्त यार से बात करना थोड़ी होता है। हाँ, वो ऑन एयर आते, अपना फ़ोन नंबर बताते तो किसान उनसे डायरेक्टली बात करता। उन्हें कृषि भवन ले जाते हैं, उनसे पता नहीं क्या गुफ्तगू 2-3 घंटे करते हैं और वो वापस आ जाते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसान वापस खुश होकर आया हो। कभी उसने ये नहीं कहा नहीं हमारी बातचीत ओपन लग रही है और हमें लग रहा है कि इस मुद्दे का कोई इलाज निकलेगा। हमेशा वो आके उन्होंने यही कहा है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे चाहे कितना टाइम लग जाए। टिकैत जी ने तो ये भी कहा चाहे हमें 2024 तक बैठना पड़े हम तब भी बैठेंगे। तो जब हमारे लीडर, जो किसानों के लीडर हैं, वो ये कहने लगे कि हम 24 तक बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, तो ये तो इंडिकेशन है कि टॉक्स फेल कर गई हैं। लेकिन सरकार ने आज तक भी कभी ना ये माना है कि हमारी टॉक्स फेल हो रही हैं, ना उन्होंने ये माना है कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है, ना ये उन्होंने माना है कि किसान हमारे लिए ज़रूरी है। वो अडानी और अडवाणी की बातें करता रहता है। उसका बस चले तो रिलायंस की शेयर चले। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अडानी ग्रुप 75 करोड़ रुपए पर घंटा कमाता है। ये कहाँ की मैथमेटिक्स है? तो कोई नहीं कमाता। ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो कमा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है? हम क्या 2 या 4 उद्योगपतियों के लिए दुनिया चला रहे हैं? उसके लिए भारत तो चल रहा है। ये फेलियर है और किसान इसका बदला 2022 में भी लेगा और 2024 में भी लेगा। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो, बहुत सी फ़ोटो के वायरल हो रही है जो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, सरकार की विफलता को दर्शाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोरोना का जो वक्त है, ये बीमारी है, ये बहुत ही गंभीर व्यवस्था है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें या जितने भी लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बहुत डॉक्टरों की, बहुत नर्सों की, बहुत अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की इसमें मौत भी हो गई है लोगों की मदद करते करते। लेकिन
दुख की बात यह है कि कभी आपने पूरी वैकेंसीज भरी ही नहीं थी। आपने स्वास्थ्य केंद्र कभी सारे ज़िलों में, सारे कस्बों में बनाए ही नहीं थे। कागज़ में दिख जाएंगे, कागज़ में दिख जाएगा कि फलाने गांव में या फलाने ज़िले में 10 केंद्र खोल रखे हैं, पर बने कहाँ हैं? हाँ, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होगा जहाँ पर लिखा होगा फलाने मंत्री जी का उद्घाटन करा हुआ और उसका इस तारीख को यहाँ पर इसका पहला पत्थर रखा गया था, लेकिन वो बना नहीं होगा क्योंकि कभी सरकार ने वहाँ पे पैसा डिस्पैच ही नहीं किया। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाल दिया है, 10 लाख करोड़ का पैकेज निकाल दिया है। ये फिगर्स सिर्फ कागज़ों में होती है और फाइनेंस मिनिस्टर ही जाने इसका पैसा कहाँ जाता है। इंसान तक पहुँचा नहीं है, जनता तक पहुँचा नहीं है, अस्पताल बने नहीं है, वैकेंसीज भरी नहीं गई हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य बुरा ही तो होगा और क्या होगा। जहाँ 20 डॉक्टरों की ज़रूरत है वहाँ पे 2-3 आदमी बिठा दोगे, वो 3 डॉक्टर कब तक मेहनत करेंगे, कहाँ तक करेंगे? उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी थकावट होती है। हाँ, पूरे 20 के 20 करते थे तो हमें कोई शिकायत ना होती, लेकिन उन्होंने कभी करे नहीं क्योंकि इसमें भी घोटाला निकलेगा। आप ये सरकार जिस दिन जाएगी आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य केंद्र में और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में भी घोटाला हुआ था और इन 20 डॉक्टरों की तनख्वाहें कोई ना कोई खा गया था। सर, महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? आज पेट्रोल डीजल के तो जो दाम है, खासकर डीजल के दाम, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से जो रोज़ घर में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी सामान उससे प्रभावित होते हैं, वो महंगे हुए। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, भाजपा सरकार की इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर है, उनकी मैथमेटिक्स भी बहुत कमज़ोर है। उन्हें लगता है कि डीजल बढ़ रहा है और जिस पर बहुत आराम से ये कह देते हैं इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल प्राइस कम भी होती हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है क्रूड ऑयल बढ़ता है तो कम भी होता है। जब कम होता है तो आप उसे नीचे तो करते नहीं प्राइसेस को, जब बढ़ता है तो उसका फ़ायदा उठाकर आप बढ़ाने लगते हो। आज ये हाल है कि 100 से ऊपर डीजल जा चुका, पेट्रोल जा चुका, डीजल बस कगार में खड़ा है कि वो भी 100 क्रॉस कर जाएगा, वो 90 के आसपास तो आ ही चुका है जी। सरसों का तेल जो आम आदमी के लिए घर पे रसोई में आम चीज़ है, हम सबके घरों में मिलेगी, वो 180 रुपये लीटर हो गया। रिफाइंड ऑयल 200 पे चले गया। आपने सब्सिडी की बड़ी बातें करी थी जो 2 साल से आपने दी नहीं, उसमें गैस सब्सिडी छोड़कर 940 रुपये का तो गैस सिलेंडर हो गया। आम आदमी को आपने शुरू में ये तो कह दिया कि मैं हर महिला के हाथ में गैस स्टोव दूंगा, मैं हर गृहिणी के हाथ में गैस स्टोव दूंगा कि उसे लकड़ी या और किसी पदार्थ से खाना ना पकाना पड़े। तो लेकिन आपने क्या करा, उसके हाथ में गैस स्टोव दे दिया, लेकिन उसके पास आमदनी तो छोड़ी नहीं कि वो गैस चला सके। उसके पास आपने महंगाई इतनी कर दी कि वो आज भी अपने बच्चों को भूखा मार रही है, तो गैस में पकाएगी क्या वो? ये पूरा स्कैम है। ये देखिए, सब्सिडी भी एक स्कैम निकलेगा क्योंकि सरकार ने इतना पैसा जो सब्सिडी के नाम पे करा था वो तो बहुत लोगों के पास पहुंचे ही नहीं। आपने खाते खुलवा दिए थे कि सब्सिडी पहुंचेगी, बहुतों के नहीं पहुंचे। मेरे क्षेत्र में आप कितने लोग आते हैं जो मेरे पास कि सर हमारे सब्सिडी नहीं आ रही। सब्सिडी तो तब आएगी जब सरकार ने आपका नाम लिखा होगा उसमें, आपसे खाता खुलवा के आपको भूल गई। महंगाई तो भाई अभी और बढ़ेगी क्योंकि ये सरकार उसे रोकने के लिए एक भी स्टेप नहीं ले रही। आप सिर्फ इलेक्शन करवाते रहिए और महंगाई बढ़ाते रहिए, यही इनका फिलॉसफी है। क्योंकि इनके पास तो भाई ये उद्योगपति पैसा दे देते हैं, इनके घरों में तो पैसा आ गया। गरीबों की कभी सरकार थी नहीं, मजदूरों की सरकार ना कभी थी, ये बस 2 अडानी लोगों की थी। मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो उनके घरों में पैसों की कमी नहीं है। अब बस आप उसका घर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं सबको सफल चल रहा है, वो नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, आप कहते हैं महंगाई कहाँ है, लोग तो गाड़ी खरीद रहे हैं। पर हिंदुस्तान चंद लाख लोगों से नहीं है, ये 135 करोड़ की आबादी है। जब आपको उसके हिंदुस्तान के हालात देखने हैं तो आपको पूरे 135 का हिसाब रखना चाहिए। 4000, 10,000, 50,000, 1 लाख उद्योगपतियों से दुनिया नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। तो सर 2022 की क्या तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की चल रही है, एक उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल जंग लड़ रही है आम आदमी की, मजदूरों की, किसानों की। हमारी तैयारी सिर्फ यही है कि हमें हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को ऐसी शासन से बाहर निकालना है जहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं है। हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी रखें कि लोकदल या समाजवादी पार्टी उद्योगपति के खिलाफ है, नहीं। लेकिन हम उन उद्योगपति के खिलाफ हैं जो भारत को बेचने का काम करते हैं। भारत सरकार ने हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी है और कर रही है। अब सुन रहे हैं गेल को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, इंडियन ऑयल को भी। ये नवरत्न थे हमारे, हम इसी से मशहूर थे और सारी दुनिया में बात होती थी कि अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। आप सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और प्राइवेटाइज उन कंपनी को ही क्यों कर रहे हो? आप उसका टेंडर खाली उन 2-3 कंपनियों को ही जाता है। हम उसके खिलाफ हैं। हम किसान के हक के लिए लड़ना चाहते हैं। ये 2022 किसान के नाम, मजदूरों के नाम, एक आम आदमी के नाम आएगा।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।